नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम वॉर रूम। भारत और पाकिस्तान से इस जंग के हालात के बीच बने सारी खबरों का पूरा अपडेट देने वाला ये न्यूज कैप्सूल। और हमारे साथ मेहमान रोज की तरह मौजूद हैं। स्वागत करता हूं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब का। सर बहुत स्वागत आपका। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। मेरे जनरल के सिवाज हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। सर बहुत स्वागत आपका भी। और एयर कॉमोडोर एस बैल साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत आपका। पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं व्यूअर्स, एक बात कही जा सकती है, आज देखिए 8 दिन हो चुके हैं पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद, और उसके बाद से भारत ने जितनी साफ साफ बात की है दुनिया के सामने और पाकिस्तान को भी जो बताया है, ऐसा लगता है पाकिस्तान बम से पहले डर से मर जाएगा। पाकिस्तान के नेता, प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर तमाम बड़ी लीडरशिप उनकी, सेना के लोग भी अलग अलग देशों में फोन लगाने में लगे हुए हैं। कोई कतर फोन लगा रहा है, कोई सऊदी अरब, कोई अमेरिका के विदेश मंत्री से बात कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान रहेगा तो वही जो वो है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो यूनाइटेड नेशंस की टेरर लिस्ट में है, हाफिज सईद, वो एक बार फिर अपने बिल से बाहर आ गया है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए पाकिस्तान कहता है कि ये उसकी कस्टडी में है, जेल में है, लेकिन हाफिज सईद का ऑडियो इस वक्त पाकिस्तान की गली गली में बज रहा है। लश्कर तैयबा की पॉलिटिकल विंग मरकजी मुस्लिम लीग की ओर से एक रैली की जा रही है। यह भी केवल पाकिस्तान में हो सकता है कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संगठन एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए और वो चुनाव भी लड़े। हाफिज सईद की पार्टी ने चुनाव लड़ा था और अब उसकी पार्टी के लोग उसका टेप बजाते घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जिसमें हाफिज सईद पानी रोकने के बदले भारत को धमकी देता हुआ सुनाई दे रहा है। हाफिज सईद जल्दी दुनिया के सामने भी आने जा रहा है। आपको बता दूं 28 मई को लाहौर में एक जलसा करने की खबर है। लाहौर के मीनारे पाकिस्तान में हाफिज सईद का जलसा रखा गया है। आखिरी बार 4 अप्रैल को हाफिज सईद दिखाई दिया था और जो सैफुल्लाह कसूरी है, जो उसका डेप्यूटी है, मतलब लश्कर तैयबा का डेप्यूटी चीफ, उसके साथ एक इफ्तार में नजर आया था हाफिज सईद। पाकिस्तान के कसूर इलाके में एक इफ्तार पार्टी में हाफिज सईद को स्पॉट किया गया था, जिसमें लश्कर तैयबा के कई आतंकवादी थे और अब वो मीनारे पाकिस्तान पर एक जलसा करेगा। ये वही हाफिज सईद है जिसका पार्टनर अज़्ज़ाम, जो कि फादर ऑफ ग्लोबल जिहाद था। मेन एम क्या है हाफिज सईद का? मेन एम है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ भारत एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक कैलिफेट पूरे रीजन के अंदर। क्या ये आतंकवादी बयान नहीं है जो वो दे रहा है कि यहां पे खून बहेगा? और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसकी क्लोजनेस जो आईएसआई और पाकिस्तान मिलिट्री के साथ है, उनके कई फंक्शंस में जाता है ये। और क्यों उसको इतनी बड़ी सिक्योरिटी दी गई है? क्यों एक ब्रिगेडियर को डिप्यूट किया गया है कि इसके घर पे और इसके घर के 4 किलोमीटर रेडियस के अंदर कोई परिंदा भी पर ना मार सके? हाफिज सईद लश्कर तैयबा का ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए $10 मिलियन का इसका रिवॉर्ड है। अमेरिकन रिवॉर्ड है इसके ऊपर, यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट है ये। अगर ये निकलता है बाहर हाफिज सईद, तुम्हें वार्न किया जाता है कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तुम कहीं भी छुप लो, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान आर्मी कितना भी छुपा ले, कितने भी सिक्योरिटी दे दे, हाफिज सईद की लश्कर तैयबा ही है जिसका टीआरएफ एक एलिमेंट है, जिन्होंने ये पहलगाम अटैक किया। सर बड़ी अच्छी बात याद दिला दी आपने। पाकिस्तान का विदेश मंत्री इस टीआरएफ को, जिसने पहलगाम में आतंकवादी हमला कराने की जिम्मेदारी ली और फिर मुकर गया, वो कहता है कि मैंने यूएन के रेजोल्यूशन से टीआरएफ का नाम वापस करवा दिया। मतलब पाकिस्तान के विदेश मंत्री का यह काम रह गया है कि वो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को प्रोटेक्ट करे यूएन में। और कितना बचाएंगे? हाफिज सईद के गुर्गे रैलियां कर रहे हैं। हाफिज सईद 5-6 लेयर की सुरक्षा में लाहौर में रहता है। पाकिस्तान की आर्मी ने भारत के हमले के डर से हाफिज सईद को लाहौर में अब सिविलियन इलाकों में छिपा कर रखा है। उसे लाहौर के मोहल्ला जौहर में छिपाया गया है, जो जानकारी आ रही है, जहां पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप के पूर्व कमांडो उसकी 24 घंटे सुरक्षा में लगे रहते हैं। हाफिज सईद कहने को अभी भी जेल में है। जेल के नाम पर उसे लाहौर में एक ऐसे घर में सुरक्षित पनाह दी गई है जिसके चारों तरफ मस्जिद है, मदरसे हैं, आम लोगों के घर हैं। हाफिज सईद के मकान के 1 किलोमीटर के दायरे की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया। और एयर कमांडर साहब ने बताया पाकिस्तान की सेना के क्या दिन आ गए हैं। एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को एक आतंकवादी की सुरक्षा में लगाना पड़ा। सर कोई शक नहीं सौरभ, यही नहीं, आपको और भी आश्चर्य होगा कि ये 17 साल के हाउस अरेस्ट पे वीआईपी ट्रीटमेंट, 5 स्टार ट्रीटमेंट लेकर के हाफिज सईद वहां घूम रहा है। इमरान खान जो पूर्व प्रधानमंत्री है, उसको उन्होंने एक सेल में बंद कर रखा है। इमरान खान की पार्टी इलेक्शन जीतती है और इसके एक भी आदमी नियुक्त नहीं होता है। उसके बावजूद भी आप समझ सकते हैं
कि हाफिज सईद का कितना बोलबाला है और कितना उसने है, और जिस प्रकार से डरा हुआ है। उसका नंबर 2 क्या कह रहा है कसूरी, बार बार यही तो कह रहा है कि नहीं हम तो इन्वॉल्व नहीं है। पाकिस्तान घबरा गया है, डर गया है, बौखला रहा है, और यही हालत है पाकिस्तान जी। पाकिस्तान से एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान ने अपने आईएसआई चीफ को अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है, नया एनएसए बनाया है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक। अब ये पाकिस्तान के नए एनएसए हैं। साल 2022 से ही पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद खाली था, लेकिन अब इस आईएसआई चीफ को एनएसए बना दिया गया। कोई और नहीं मिला पाकिस्तान को, तो अपने आईएसआई चीफ को ही उसने एनएसए की कुर्सी पर बैठा दिया है। सर देखो सौरभ, ये इसको हमें ऐसे देखना पड़ेगा कि जनरल आसिम मलिक को जो डीजीआईएसआई है उसको एनएसए बनाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि चीफ के ऊपर भी उनको इतना भरोसा नहीं है जितना डीजीआईएसआई पे है। और क्योंकि एनएसए की अपॉइंटमेंट चीफ के बराबर या आप ऊपर कहोगे, तो सच्चाई क्या है, पाकिस्तान में एक खौफ है, डर है। उनको लगता है भारत कभी भी हमला कर सकता है, और इसके कारण ये सारी कार्रवाई हो रही है। और अभी वो आतंकवादी जिनको वो नेशनल एसेट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करने, यही नहीं कि आपके जो हाफिज सईद को किया जा रहा है, अभी मसूद अजहर को भी इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ सैयद सलाउद्दीन भी पीओके में। वैसे मैं आपसे एक बात पूछूं, जैसे हम कहते हैं लश्कर तैयबा का चीफ हाफिज सईद, ऐसे इन सारे आतंकवादियों का चीफ तो आईएसआई का चीफ होना चाहिए ना? बिल्कुल है, वाकई है सौरभ, आपने बहुत अच्छा बात की कि वाकई जो डीजीआईएसआई है इन सब का लीडर है, और इनको नियुक्त करता है किसने क्या करना है। मगर दुख की बात यह है कि यही हाफिज सईद जो कि छुपा हुआ था बिलों में, अब इसको निकाल के पेश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको अब डर लग रहा है कि लोगों के अंदर मोराल बहुत डाउन है। इस गवर्नमेंट की जो अप्रूवल रेटिंग बहुत कम है, यही नहीं जो आर्मी की कहते हैं कि आज की तारीख में इतनी रेटिंग है कि कोई भी जवान छुट्टी से वापस नहीं आना चाहता। कुछ जवानों के कहते हैं गल्फ जाने की बात है, रेजिग्नेशन जैसे 600 अफसरों ने फैमिली जो है इन्होंने बाहर भेज दी है कि आज ब्यूरोक्रेट और जनरल्स की फैमिली पूरे पाकिस्तान को छोड़ चुकी हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान के अंदर लॉजिस्टिक की बड़ी भारी कीमत है कि उनके पास पेट्रोल और डीजल 6 दिन से ज्यादा नहीं है, एम्यूनिशन में बहुत कमी है। सर एक चीज मैं आपसे पूछूं, आपने कभी पिछले 6 दिनों के अंदर आसिम मुनीर को कहीं देखा? पाकिस्तान की सेना प्रमुख को बिल्कुल कहीं नजर नहीं आया। हालात ये है कि भी पाकिस्तान की सेना उसके 3 साल पुराने वीडियो निकाल करके डाल रही है सोशल मीडिया पर कि वो फॉरवर्ड पोस्ट पर, एलओसी पर, अपने चौकियों में, बंकरों में अपने फौजियों से मिल रहा है। पुराने वीडियो डालने की नौबत आ गई पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की हालत इस वक्त कितनी टाइट है ये देखिए। भारत को गीदड़ भभकी देने वाला ख्वाजा आसिफ अब भारत के हमले से डरा हुआ है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम भारत से जंग नहीं चाहते। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है टेंशन और बढ़ती जा रही है। भारत के हमले से अब दुनिया ही पाकिस्तान को बचा सकती है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों तक भारत को धमकाने वाले ख्वाजा आसिफ की हेकड़ी इस वक्त निकल गई। मजे की बात यह है कि भारत की तरफ से न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक जंग की बात की, न भारत के रक्षा मंत्री ने, न किसी और ने। लेकिन पाकिस्तान रोज दिन में 4 बार कहता है कि हम पर भारत जंग करने वाला है। वो क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन ये है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। ख्वाजा आसिफ साहब, एंग्जाइटी की दवा खाओ, आपको पता नहीं चल रहा भारत हमला कब करेगा। दिन में 4 बार किसी देश का रक्षा मंत्री ऐसी बातें करता है क्या? साफ है इस वक्त इतना पैनिक है। और जैसा मैं कह रहा था सर, बम बाद में पड़ेगा तो डर से मर जाएंगे, डर से मर जाएंगे। और आप ये देखिए, पहले आतंकवादी हमला करिए, उसको दौड़ दौड़ के सबसे बोलिए भाई भारत जंग ना करे, भारत हम पे अटैक नहीं करे। अब ये सारे आतंकवादी को जो बाहर निकाल रहे हैं, एनएसए को बना दिया, आईएसआई के चीफ को एनएसए बना दिया। इस सबसे लगता है कि अब उनके पास आतंकवाद के बाद अलावा कोई चारा नहीं रह गया है। जहां तक बात की बात आप करते हैं, अगर आपको याद होगा 1971 में 15 दिसंबर को डॉन पेपर में, जो वहां का रेस्पेक्टेड पेपर है, खबर आएगी, हम लड़ते रहेंगे जब तक विजय नहीं पाएंगे, वी फाइट टिल विक्ट्री बिकम्स आवर्स। और 16 दिसंबर को सरेंडर हो गया।
तो ये इस तरह की बातें करते हैं, इनकी बातों में यही रहता है। इसका इतिहास भी गवाह है। आतंकवाद की जो घटना हुई है उसका इनको जरूर सबक तो मिलना ही चाहिए, और इस बार ऐसा मिलना चाहिए जो पानी और पैसा दोनों बंद करे। पानी बंद कर दिया है, पैसा बंद करने की तैयारी भी होनी चाहिए। एफएटीएफ के पास जाकर के इनको ग्रे लिस्ट में लगाना चाहिए। तो मुझे तो डर है आसिफ इकबाल साहब जो हैंगे कहीं राजनाथ जी को चिट्ठी ना लिख दें कि क्या आप मुझे भारत के हमले की टाइम और डेट बता सकते हैं, क्योंकि उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या। अब पाकिस्तान के एक और मंत्री एहसान इकबाल की बात सुनाता हूं। इसने भारत के खिलाफ बयानबाजी को लेकर यू टर्न ले लिया। पहले जंग की धमकी दी और अब बड़ा दिल दिखाने की अपील कर रहा है। एहसान मलिक ने कहा कि जंग हुई तो भारत का नुकसान ज्यादा होगा। अगर पाकिस्तान को 4 आने नुकसान होगा तो भारत को 10 आने का नुकसान होगा। ऐसे में चाहिए कि भारत जंग की तरफ हालात को ना ले जाए। पाकिस्तान के मंत्री एहसान मलिक ने कहा कि भारत बड़ा देश है, बड़ा दिल दिखाए, पाकिस्तान के खिलाफ जंग ना करे। भारत को पाकिस्तान की कमजोरी और ताकत सब पता है। ऐसे में भारत जंग का यह माहौल ना बनाए। दोनों देशों की बेहतरी इसी में। भारत एक अनप्रवोक्ड लाइन ऑफ कंट्रोल पे एग्रेशन कर रहा है, उसकी फौज की मूवमेंट हो रही है, जिससे कि आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो बॉर्डर्स की तरफ गैर मामूली नकलो हरकत कर रहे हैं। तो इसलिए इस चीज को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता। हमें हर मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि हमारी अव्वलीन ख्वाहिश यही है कि हम किसी ऐसी सूरत हाल को पैदा ना होने दें जिसकी पाकिस्तान को कीमत कम देनी पड़ेगी और भारत को ज्यादा देनी पड़ेगी। भारत ये ना समझे कि वो पाकिस्तान का अकेला नुकसान कर सकता है। अगर वो पाकिस्तान का 4 आने नुकसान करेगा तो भारत का कम से कम 10 आने नुकसान होगा इंशाअल्लाह। एक तो पाकिस्तान के नेता ये 4 आने 8 आने से आधा किलो का पाव भर का एटम बॉम्ब इन सबसे कब ऊपर उठेंगे। अब कह रहे हैं कि भारत हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, भारत बड़ा दिल दिखाए, नई जंग करनी चाहिए। ये तो कमरों साहब पहले सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 10 गुना ज्यादा हमारी इकोनॉमी है, 4 ट्रिलियन के आसपास। उनकी सिर्फ 375 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है। देखिए 24% उनका इन्फ्लेशन रेट था, भारत का 3 से 4% के साथ के आसपास ही रहता है। उनका रुपया 281 पे गिर चुका है, जबकि भारत का रुपया जो है 83 के आसपास है। अगर आप देखें किसी समय में दोनों रुपए एक बराबर थे। आज से 10-15 साल पहले की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रही है। हमारी आर्म फोर्सेस विश्व की 4थी लार्जेस्ट आर्म फोर्सेस हैं। अगर वो ये कहते हैं कि भारत को नुकसान होगा, जबकि भारत की इतनी बड़ी आर्म फोर्सेस है जो कि पाकिस्तान की सिर्फ 12वीं पोजीशन पे आती है, कि हम उनके ऊपर जो नुकसान कर सकते हैं वो सोच भी नहीं सकते ये कितना नुकसान हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन स्टेटमेंट्स में डायकॉटमी है। एक तरफ कहते हैं कि भारत बहुत बड़ा है और दूसरी तरफ कहते हैं कि भारत के ऊपर ज्यादा नुकसान होगा। कैसे होगा? आतंकवाद से ही आप कर सकते हो, निहत्तों पे वार करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। आप एक लड़ाई हमारे साथ नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान रोज एक नई धमकी, एक गीदड़ भपकी देता है कि भारत ने अगर हमला किया तो वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। एक कहावत है, घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। घर के हालात देखो पहले आपने। अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, क्योंकि वीडियो है तो पाकिस्तान इनकार भी नहीं कर सकता, और उसमें जो बोली जा रही है, जो भाषा बोली जा रही है वो भी वहीं की है। इसलिए इस वीडियो में कोई डिनाइबिलिटी का फैक्टर पाकिस्तान के पास नहीं है। और हालात ये हैं कि पाकिस्तान की फौज अपनी पुलिस से भिड़ रही है, बल्कि उल्टा कहना चाहिए, पाकिस्तान की पुलिस अपनी फौज को कुछ समझती नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की आर्मी और पुलिस आपस में भिड़ गए। खैबर पुलिस ने पाकिस्तान की आर्मी के जवानों का जमकर विरोध किया और कहा, हम तुम्हें अपने जूते की नोक पे रखते हैं, ले आओ अपने जनरल को। इतना ही नहीं, खैबर पुलिस ने पाकिस्तान के इन सिपाहियों से यह भी कहा कि जिसको चाहे ले आओ, यहां हम ऐसे ही काम करते हैं। दिमाग खराब है आपका। उधर कश्मीर पे जाओ ना, कश्मीर पे जाओ ना, कुछ भी नहीं कर सकते हो। कश्मीर पे जाओ ना, इधर क्या कर रहे हो? आपका जनरल भी आ जाए फिर भी कुछ नहीं कर सकते हो। अगर वो डॉलर जनरल भी आ जाए फिर भी वो कुछ नहीं करेगा। जनरल भी हम आपकी बूट की नोक पे रखते हैं। बकवास करते हो, बंदूक नीचे करो। यहाँ लड़की खड़ी है, ये लड़की मोरो पुलिस है, याद रखो। ये लड़की आपकी बहादुरी का पता है। यहाँ पर लड़की खड़ी, लड़की नहीं खड़ी। पंजाबी इधर बदमाशी कर रहा है।
ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की तस्वीर है, जहां पर पहले ही वो तालिबान जो पाकिस्तान है उसके साथ उनकी सेना जो है टक्कर नहीं ले पा रही है। बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी रोज उनको मारती है और आपने देखा कि खुद उनके पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे जनरल को जूते की नोट पर रखते हैं और जाओ जाके कश्मीर में लड़ो। जनरल साहब पुलिस वाला उनको कह रहा है। देखो सौरभ, सच्चाई है, पाकिस्तान का असली चेहरा दिखाया जा रहा है। पाकिस्तान की फौज जो है आज पिटाई खा रही है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा में या वो बलूचिस्तान में है BLA के। अब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान तो उनको मार ही रहा है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो भी खत्म हो चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में। जिस प्रकार से जो पश्तून पुलिस है वो इनको कह रही है कि ये एक प्रकार से यहाँ पर इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, ये मिलिटेंसी फैला रहे हैं, ये हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं मिलिटेंट्स को छोड़ने का। और कहीं ना कहीं एक प्रकार उंगली उठाई जा रही पाकिस्तान की आर्मी, जो पाकिस्तान आर्मी का खौफ होता था। वो कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है, पर पाकिस्तान की आर्मी के पास देश है। और डर इतना था कि कोई हिम्मत नहीं होती थी पाकिस्तान की आर्मी के सामने बोल ले, मगर आज वो बात नहीं। आज इनका अप्रूवल रेट सबसे कमजोर है। ऐसा कैसे हो सकता है कि लाहौर में कोर कमांडर के घर के अंदर लोग घुस जाएं? तो ये सच्चाई, पाकिस्तान की हालात खराब है। पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, जैसे बताया जा रहा था। इकोनॉमिक कंडीशन, चार चीजें और देखें आप क्या प्रॉब्लम है। इनका जो फॉरेन रिजर्व $16 बिलियन है, एक महीने का इंपोर्ट नहीं देखता। जैसे मैं बता रहा था, इनका अगर ये 7-8 दिन से ज्यादा लड़ाई लड़े तो इनके पास डीजल और पेट्रोल नहीं है, इनके पास अम्यूनिशन नहीं है, इनके हथियार पुराने हैं, इनका इन्फ्लेशन रेट डबल फिगर में, इनकी जो आपका रुपी तो गिरेगा करीब 77%। इनकी सबसे चक्कर क्या है, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही और इनका जो एक्सपोर्ट होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री ठप पड़ी और इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं। तो सच्चाई है पाकिस्तान चारों तरफ से गिरा है। पाकिस्तान अगर लड़ाई जाता है तो पाकिस्तान का हारना एक तय ही नहीं है, कुछ ही दिनों में हाथ खड़े कर देगा। जैसे मैं आपको जरा दिखाता हूं, इनकी संसद में फिर भी कितनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। इनके सेनेटर है सैफुल्ला अबू, इन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को डराने की कोशिश ना करे। वो चाहते हैं कि आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ अपने सारे मंत्रियों को लेकर खुद बॉर्डर पर जाएं और मोदी को जंग के लिए ललकारें। मैं तो कहता हूं कि जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सारी लीडरशिप की क़यादत में हमें जाना चाहिए कश्मीर पे और खड़ा हो जाना चाहिए कश्मीर पे, फिर उनको चैलेंज कर, आओ हमारे साथ लड़ो। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी ये लीडरशिप, जवान है, नौजवान है, जो भी है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। देखेंगे कि अगर कोई हमला हुआ तो पहले हम नौजवान खड़े हो जाए। हम थोड़े नौजवान तो नहीं हैं, उनसे 2-4 साल कम हैं। तो बात यह है कि हमें, अच्छा मेरी एक गुजारिश भी है खास करके इरफान सिद्दीकी साहब से, कि हमें बीइंग एज अ नेशन एक सीरियस जो है मैसेज देना चाहिए। हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, ऐसे अगर बयान आ जाएंगे, या जैसे अता तारड़ साहब हैं, ठीक है PTI का वक्त आए तो अता तारड़ को दे दो, बेशक हमें गालियां दे, लेकिन जब इंडिया से मुकाबला है मोदी से, अता तारड़ को मीडिया पे न लाओ। उससे कम से कम ये होगा कि स्टांस हमारा सीरियस हो। मेरा भाई बैठा हुआ है आजम नजीर, वो जाए, इरफान सिद्दीकी साहब जाए, शीरी बहन जाए, अता तारड़ को न भेजें, अता तारड़ को भेजें न मोनाल पे भेजें। अच्छा, ये इमरान खान की पार्टी के नेता हैं जो मांगे पार्लियामेंट में बोल रहे थे। शहबाज शरीफ से हम कहना चाहते हैं आपकी जान का दुश्मन है। ये कह रहा है शहबाज शरीफ और अपने सारे मंत्रियों को लेकर के कश्मीर में जाएं और इंडियन आर्मी को ललकारें कि आओ लड़ो हमारे साथ। सर, मतलब हमारे यहाँ भी पॉलिटिकल राइवलरी होती है, ये तो जान लेने पे तुला है। ये सौरभ, इमरान खान खुद बोलता है कि नवाज शरीफ और जरदारी इतने चोर और लुच्चे लपंगे, आज ही उनका स्टेटमेंट आया है, चाहे वो कहता है मैं पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं अगर हिंदुस्तान के साथ लड़ाई होती है, लेकिन ये दोनों लोग जो हैं इनका इतना बुरा हाल है। आज की तारीख में पाकिस्तान की फौज घबराई है। मोदी जी का नाम पता नहीं कितनी बार वो अपने संसद में लेते हैं, इतने घबराए हैं, इतने डरे हुए हैं कि उनको लगता है, और वही हालत POK में भी है कि वो सब कोई चाहता है अगर उनके पास कोई मोदी जैसा नेता होता तो बात ही अलग थी। वो पाकिस्तानियों का खुद का कहना है। तो बहुत बुरा हाल है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान की जो फौज है वाकई लड़ाई चाहती नहीं है, तो तरह तरह के प्रेशर डालने की कोशिश करिए हिंदुस्तान के ऊपर कि किसी तरीके से हमें बचा लो। यही कारण है। सर, आ गया फोन बचाने वाले का, पापा का फोन आ गया पाकिस्तान को। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। इस दौरान शहबाज शरीफ उनके सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। शहबाज शरीफ ने अमेरिका के विदेश मंत्री से कहा कि भारत को जंग करने से रोकिए, लेकिन मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ से साफ शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान पहलगाम हमले की जांच में भारत का सहयोग करे। पहले
मतलब अमेरिका अभी भी इस लड़ाई में, झंझट में पड़ना बिल्कुल नहीं चाहता। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री से भी बात की, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड उनके सामने एक बार फिर दोहरा दिया कि इस बार भारत आतंकवादियों और आतंकवादियों के बैकर्स का सफाया करके रहेगा। तो अब बात जो कही गई, एक ही आदमी से दोनों देशों ने बात की, लेकिन क्या कहा, जमीन आसमान का अंतर है। हमने अपना रिजॉल्व फिर दोहरा दिया कि इस बार सिर्फ आतंकवादी नहीं, आतंकवादी को पालने वाले को दर्द होगा। और पाकिस्तान कह रहा है कि अमेरिका जंग रुकवाए। सर देखिए, ऐसा है कि रूबियो ने बात की है, बात तो करनी पड़ती है दोनों से, लेकिन भारत के ऊपर आघात हुआ है। भारत के निर्दोष जो हमारे सिविलियंस हैं उनको चुन चुन के मारा गया है, तो भारत को इसका जवाब देना पड़ेगा। हर आतंकवाद के बाद ये भाग भाग के अपने कभी अमेरिका, कभी ब्रिटेन, कभी जर्मनी, हर जगह भाग भाग के बताते रहते हैं हमें बचाओ। क्या बाकी देश अब नहीं समझ चुके हैं कि इनकी फितरत क्या है, और इस फितरत को खत्म करने के लिए क्या सबक इनको दिखाना है, वो लेना ही पड़ेगा। आतंकवाद की रीढ़ नहीं, आतंकवाद को समाप्त करना पड़ेगा। और ये आतंकवाद मिलिट्री डिस्पेंसेशन से शुरू होता है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि DGISI को अब उन्होंने NSA बना दिया, वहां से शुरू होती है कहानी। उस कहानी को वहां खत्म करना पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। भारत के पास बाकी ऑप्शंस जो हैं वो तो हम कॉन्करेंटली चलाएंगे, चाहे FATF का ऑप्शन हो, चाहे पानी बंद करने का ऑप्शन हो, और या चाहे खबरों का ऑप्शन हो। हाँ। सर, सारी जिंदगी आप एयर कमोडोर साहब, कहां आप अरबों खरबों के जहाजों में पैसा लगाते रहे, कभी सुखोई, कभी रफेल, कभी मिराज। पाकिस्तान वीडियो गेम से काम चला रहा है अपना। सच बता रहा हूं आपको, देखिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने एक्स पर एक वीडियो डाला, और वो वीडियो जो है वो दरअसल एक वीडियो गेम का हिस्सा निकला। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वीडियो में जो ड्रोन्स दिखाए वो तुर्की के ड्रोन हैं। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने ही इसका खुलासा कर दिया, फैक्ट चेक कर दिया। वीडियो के नीचे एक्स की ओर से बयान जारी करके कहा गया, जिसमें बताया गया कि वीडियो में जो फुटेज दिखाई गई है वो स्पेसएक्स वीडियो गेम, कॉल ऑफ ड्यूटी और टर्की के S-300 ड्रोन्स की तस्वीरें हैं, जो पाकिस्तान अपने हथियार बना के दिखा रहा है। अब सवाल है, क्या पाकिस्तान वीडियो गेम्स के सहारे भारतीय एयरफोर्स का मुकाबला करेगा? लेकिन पाकिस्तान के बड़बोले मंत्री अब भी कहते हैं कि भारत को जवाब मिलेगा। सर, अभी हम लोग ये चर्चा ब्रेक में दरअसल कर ही रहे थे कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की क्या ताकत है भारत की एयरफोर्स के सामने। देखिए, पाकिस्तान की एयरफोर्स में इस समय 7 JF-17 स्क्वाड्रन्स है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन उनके ब्लॉक 3 के हैं, जो कि फिर भी किसी हालत में हम उसको 4th और 4.5 जनरेशन में गिन सकते हैं। लेकिन जो बाकी जहाज हैं JF-17, उनकी हालत बहुत खस्ता है, उनके रेडार्स की सर्विसिबिलिटी की इशू है, और ये हमने म्यांमार के साथ भी देखा। और उसके पास 4 स्क्वाड्रन है F-16 के, पर जब हम उनको कंपेयर करते हैं तो उसमें A और B के ज्यादा नंबर्स हैं, सिर्फ 22 हैं CD के, यानी कि अगर उनमें से कोई भी घातक एयरक्राफ्ट होगा तो वो C&D है, पर वो नंबर 22 है और उसको छुपाया उन्होंने पासनी एयरफील्ड के ऊपर। फिर देखें, उनके पास J-10 का एक ही स्क्वाड्रन है, सिर्फ 16 जहाज है, और बाकी जो है F-7PG के 3 है और मिराज 35 के 5 है, जो कि अब डिब्बा में रखने लायक होते जा रहे हैं। कुछ समय पहले, 15 या 20 दिन पहले ही एक मिराज 5 रोज अपग्रेडेड वाला एयरक्राफ्ट का क्रैश हुआ था। उनकी सर्विसिबिलिटी पे भी इशू है, उनकी रिलायबिलिटी पे भी इशू है, और ऑपरेशनल ऑनलाइन अवेलेबिलिटी पे भी इशू है। कंपोनेंट्स की भी अब वाले कंपोनेंट्स ना तो बनते हैं ना मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एयरफोर्स इस समय बहुत मुश्किल समय से गुजर रही है, और भारतीय वायुसेना जिसके पास इस समय 13 स्क्वाड्रन Su-30 MKI के हैं, 2 स्क्वाड्रन LCA के हैं, 2 स्क्वाड्रन रफाल के हैं, उससे कहीं बेहतर। सिंधु नदी का पानी बंद होने के बाद पाकिस्तान में पानी को लेकर तो हाहाकार है ही, अब पेट्रोल और डीजल की भी किल्लत है। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने अपने सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स को पेट्रोल डीजल की बचत करने का आदेश दिया है। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ लगातार बीतते हर रोज के साथ बढ़ता जा रहा है। अब एक और खबर, 1 महीने के लिए कराची से लाहौर रूट पर एयर स्पेस पाकिस्तान ने फिर बंद कर दिया है। अब रोजाना सुबह 4 बजे से 8 बजे तक लाहौर और कराची के ऊपर का एयर स्पेस बंद रहेगा, मतलब उनका कोई सिविलियन जहाज भी उड़ान नहीं भर पाएगा। और भारत ने बात करें तो पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 मई तक के लिए अपने आसमान को बंद कर दिया है। भारत के फैसले से पहले ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान की और कमर टूटेगी। पाकिस्तान एयरलाइंस को और नुकसान होगा, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए पाकिस्तान के विमानों को अब और लंबी उड़ानें भरनी होंगी।
अभी पाकिस्तान के विमानों को मलेशिया जाने में करीब 5.5 घंटे लगते थे, अब यह सफर 8.5 घंटे में पूरा होगा। इसी तरह बांग्लादेश, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जाने के लिए भी पाकिस्तान के विमानों को और ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कमोडोर साहब, सही कह रहे हैं आप। इसमें दो चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं। एक होता है नो फ्लाई जोन, जो इन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद के ऊपर किया था और अब आप कह रहे हैं उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं, और ऊपर गिलगिट और स्काडू के ऊपर किया था। उसमें कोई भी जहाज फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एयर स्पेस बंद करते हैं कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, तो उस कंट्री की कमर्शियल एयरलाइंस को ही बंद किया जाता है। जैसे भारत ने बंद किया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और उनकी कमर्शियल एयरलाइंस या कमर्शियल कोई भी एयरक्राफ्ट है वो भारत के ऊपर से नहीं जा सकता। लेकिन बाकी जितने भी पाकिस्तान एयर स्पेस से आ रहे हैं, चाहे वो टर्की से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, कहीं से भी आ रहे हैं, वो वाले जहाज पाकिस्तान के पास आने के बाद वापस भारत के ऊपर से जा सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जब उन्होंने हमारी एयर स्पेस बंद की, तो हमारी 800 फ्लाइट्स होती हैं एक हफ्ते के अंदर, जो पाकिस्तान के ऊपर से जाती हैं। तो पिछली बार जब 400 फ्लाइट्स जाती थी, जब वो हमारा हुआ था बालाकोट की स्ट्राइक, उस समय पे उनको $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस बार आप सोच सकते हैं कि उनको ओवरफ्लाइट चार्जेस में कितना नुकसान होगा। यह सही है कि 3.5 से 4 घंटे हमारी फ्लाइट्स का जो टाइम बढ़ गया है और पर फ्लाइट $1375 बढ़ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान, उनकी इकोनॉमी को नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि अब हमारी जो एयर स्पेस, हमारी जो एविएशन कंपनी है वो बहुत एक्सपैंड कर चुकी है। हम एब्जॉर्ब कर लेंगे नुकसान, हम कैसे करेंगे? वो नहीं कर सकते। और दूसरी चीज आती है, उनकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सिर्फ 6 फ्लाइट्स है कोलालंपुर के लिए, और जो बाकी है वो जो भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट उसका इस्तेमाल करते हैं, इनको जो नुकसान होगा, क्योंकि ये जाते ही उतनी थोड़ी फ्लाइट्स है, वो भी उनकी प्रॉब्लम में आ जाएंगी और उनका एक्सटेंडेड टाइम हो जाएगा। तो उनको नुकसान हर हालत में ज्यादा है। जब वो हमारी फ्लाइट्स को रोकते हैं तब भी ज्यादा है, और अगर वो हमारे ऊपर से नहीं भी जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान का हर नेता और जनरल झूठ बोलता है, लेकिन जिसको झूठ बोलने की ऑफिशियल जिम्मेदारी दी गई है वो है पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और आईएसपीआर के डीजी अहमद शरीफ चौधरी। अब ये भी लगे एटम बम करने। आईएसपीआर के डीजी अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत से जंग के लिए पाकिस्तान की फौज तैयार है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जंग की शुरुआत भारत करेगा, खत्म पाकिस्तान करेगा। विभाग है आईएसपीआर पाकिस्तान की आर्मी का, जनरल साहब आपको ज्यादा बताएंगे। ये इनका प्रोपेगेंडा विंग है, जैसे मैं कहता हूं सर झूठ बोलने की मशीन है। बिल्कुल। देखो सौरभ, सच्चाई है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो गिद्दड़ भक्ति है। अब डीजी आईएसपीआर को एक प्रकार से ये काम दिया गया कि किसी प्रकार से एक अपने देश के अंदर जो मोराल डाउन हो रहा है उसको बढ़ाएं, और कहीं ना कहीं मैसेज भी भेजे भारत की फौज को भी और भारत की लीडरशिप को कि भाई पाकिस्तान तैयार है, हमें पता है पाकिस्तान कितना तैयार है। एक ये गिद्दड़ भक्ति बार बार देते हैं वो पाव के न्यूक्लियर हथियार। वो कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर देगा, जो ये इशारा कर रहे थे कि लड़ाई हम बंद करेंगे। इनको समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। उनको ये समझना चाहिए कि यूं तो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, मगर हमारे पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत एक ऐसा देश है जो ट्राइड है, जो 5 वर्ल्ड के देश हैं जो कि आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी और उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यह पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, यह गिद्दड़ भक्ति देना बंद करें। अब जब बात आती है कि ये बार बार कह रहे हैं कि अगर भारत आ गया, तो ये डर है, ये खौफ है। इनको लग रहा है कि अब ये भाग रहे हैं टर्की के पास, चीन के पास, हथियार दे दो, अम्यूनिशन दे दो, वो भी नहीं दे रहे। अमेरिका को गुहार दे रहे हैं कि किसी तरीके से ये लड़ाई बंद करा दो। इन्होंने रूस के तरफ भी एक प्रकार से अप्रोच की, मगर रशिया ने कहा कि हम इसके अंदर नहीं होना चाहते, और वो इसको बिल्कुल साफ मना कर गए। रूस को ये पता है कि यूक्रेन को अम्यूनिशन जो है पाकिस्तान की तरफ से भी गया था। तो यह सच्चाई, पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड में भी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो टर्की और चीन है वो भी पलड़ा झाड़ गए, कोई ज्यादा आगे नहीं आए। अच्छा, भारत की सेना और वायुसेना से कैसे पाकिस्तान को रोज खतरा महसूस होता है, आपको बताया। अरब सागर में जंगी जहाज भी अलर्ट पर हैं। एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए भारतीय नेवी के युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात की समुद्री सीमा पर कोस्ट गार्ड भी पूरी तरीके से सजग है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं
तो एक फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है इंडियन नेवी की अरेबियन सी में। दूसरी ओर पाकिस्तान की नौसेना भी उतरी हुई है अपने पानी में। दोनों नौसेनाओं के बीच में केवल 85 नॉटिकल मील का अंतर है। जनरल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नजदीक ही है, बहुत ही नजदीक है। और ये एक ही दिन का अंतर भी है, एक्सरसाइज में एक ही दिन का अंतर है दोनों का। लेकिन जरूर जो पाकिस्तान की जो नेवी है वो घबराई हुई है, डरी हुई है। और जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड और बाकी पूरे नेवल एक्सरसाइजेस चल रहे हैं उसको देखते हुए कोई शक नहीं। आप जब मुझे बता रहे थे वो डीजी आईएसआई के बारे में, मैं बता सकता हूँ वो क्यों लाया गया, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो डीजी आईएसआई है इसने तख्ता पलट किया बांग्लादेश में मुनीर के कहने के ऊपर। इसलिए उसको वहां पर लाया गया जिससे कि कम से कम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेगा पाकिस्तान का, तो उसको खबर रहती रहेगी क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा जब आपने आना कहा, 4 आना। मैंने बहुत सालों से, बचपन से नहीं सुना था। जब वो मैं उधर रहता था तो वो कहते थे एक आने का चनाचूर गरम। मैं क्लिफ्टन में रहता था तो एक आने का चनाचूर गरम खाता था। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे, अगर आपको याद हो 71 की लड़ाई में ऑल इंडिया रेडियो से एक प्रोग्राम निकलता था, ये रेडियो झूठिस्तान है। वो उस वक्त रेडियो झूठिस्तान करके होता था और इसी माफिक झूठ बोलते रहते थे। 71 की लड़ाई में भी और उसके बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, भारत से जंग की आशंका के बीच पाकिस्तान की फौज में दहशत है। पाकिस्तान के कई सैनिकों के इस्तीफे की खबरें, इसलिए अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अब वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। यह युद्ध अभ्यास सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल समेत कई जगहों पर चल रहा है और इसमें पाकिस्तान की सेना लाइव फायर ड्रिल कर रही है। सर, इनके गोले ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? भाई असली बात तो इनके गोले अब पूरे खत्म होने के कगार पे पहुंच गए। कुछ तो इन्होंने यूक्रेन भेज दिए, पैसे की कमी थी, यूक्रेन को बेच दिए। हाँ, बीच चले गए थे सारे रिजर्व। इनके पास कोई रिजर्व नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हॉलोड आउट मिलिट्री है। गोले भेज दिए यूक्रेन में, थोड़े मोड़े जो बचे हैं वो इसमें भी कर देंगे। ये गुहार जो आप लग रही है सौरभ, समझिए, जो गुहार लग रही है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को, अमेरिका को, यूके को, फ्रांस को, सबको दौड़ा दौड़ा के बोल रहे हैं कि भाई इनको बोलो कि हम पे हमला न करें। इससे क्या फायदा होता है? अगर ये नहीं करना था तो आतंकवादी हमला क्यों किया? वो बड़ी बात है, वहां से क्यों किया? अब इनको ये विश्वास नहीं था कि पानी बंद हो जाएगा। मोदी के लीडरशिप में एक चीज तो हुई है जिसकी सराहना करनी पड़ेगी। ये जो IW ट्रीटी को सस्पेंड किया, ये इससे बड़ी चोट हो नहीं सकती, क्योंकि पानी गया और FATF समझ गया ये आतंकवाद है। अगर उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो लोन जो मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो पैसा भी गया, पानी भी गया, पैसा भी गया। और जो बचे कुछ हथियार थे वो ये दिखाने में कि हम अभी सजग हैं, सचेत हैं और बहुत आगे हैं, उसमें खर्च हो जाएंगे। तो लड़ोगे क्या? सवाल यही वजह है शायद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, अब इनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो भी कूद पड़े हैं। कमान संभालनी पड़ी है। देखिए, पाकिस्तान में नेता दो ही हैं, लीडर जिसको आप कहते हैं। एक नवाज शरीफ, पहले बेनजीर भुट्टो भी थी, अब वो रही नहीं दुनिया में, और दूसरे इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है, उनको जेल में डाला हुआ है। शहबाज शरीफ से देश संभल नहीं रहा, इसीलिए अब नवाज शरीफ को आने पड़ा है अपने छोटे भाई की मदद के लिए। और वो फोन पे फोन घुमा रहे हैं। उनको कतर से बड़ी उम्मीद है। कतर का अमीर दुनिया में थोड़ा रसूख रखता है, तो उसको फोन मिला है नवाज शरीफ ने कि भाई साहब आप किसी तरह भारत को समझा दो। समझे क्या? हम क्या समझे? हम तो उनको समझाना चाहते हैं कि आतंकवाद बंद करो। अगर किसी को समझाने की जरूरत है तो पाकिस्तान को समझाने की जरूरत है, उन्हीं उनके मिलिट्री डिस्पेंसेशन को समझाने की जरूरत है। अगर वो ये लिख के दें, वो ये करके दें, झुक के दें कि अब हम नहीं करेंगे, डिसमेंटल करें, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। आप देख रहे हैं ये आज निकल रहा है ना, आपने अभी दिखाया अपने टीवी चैनल पे, हाफिज सईद का, पूरी उसकी वो निकल रही है। तो अभी भी आप खड़े हैं आतंकवादियों के साथ, अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और जो कि पता है इस बार कुछ न कुछ होगा। सौरभ, इसी की चिंता लगी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं आलिया शाह, इन्होंने पाकिस्तान की हरकतों पर एक बड़ा खुलासा किया। आलिया शाह ने कहा कि भारत के देशभक्ति गानों पर पाकिस्तान में जंग की तैयारी हो रही है। गाने भी हमारे दुश्मन के गाने सुनकर पाकिस्तान की फौज खुद को मोटिवेट कर रही है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? भारत का असर है, ये भारत की ताकत है और दमखम है। भारत के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को देखते हुए अब तो उन्हें अपने गाने भी नहीं सूझ रहे। पाकिस्तान में
इंडिया के गाने बंद नहीं किए जा सकते। वहां पर जो ये जंग की तैयारियां हो रही हैं वो भी, उसके ऊपर भी गाने चल रहे हैं, तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के खिल जावा। अब आपको पता ही नहीं लोगों को कि ये गाना कहाँ का है। वो पाए नहीं, ये गाना आपकी तरफ का नहीं है, ये आपके पड़ोस का गीत है। इतने ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत धुन जो सभी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं वाह भाई वाह। और अपनी जंग लड़नी है जिनसे, उन्हीं के गानों पर तैयारी हो रही है जंग लड़ने की। मैं कहती हूं क्या ही बात है। ये होता है असर, किसी की सकाफत, किसी का म्यूजिक, किसी का जो फिल्म है वो इतनी वो असर रखती है, इतनी इंपैक्टफुल होती है कि आप अपनी जंग की तैयारियां भी अपने दुश्मन के गानों पर कर रहे होते हैं। दिस इज अनबिलीवेबल। एटम बम चोरी का, हथियार उधार के, और अब आप देख रहे हैं गाने भी हिंदुस्तानी। अरे कुछ तो शर्म करते हैं सर, इससे ज्यादा चोरी की इंतहा क्या हो सकती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए 1962 का अगर आपको युद्ध याद हो, ए मेरे वतन के लोगों, उस गाने ने जो मोटिवेट किया था पूरे देश को, और उस गाने को सुनते ही लोगों की आंखों में पानी आ जाता था, और उस गाने की वजह से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई भी एक गाना हमारा देश बनाता है, और पाकिस्तान की फौज तो भाग रही है, वो तो रिजाइन करके भाग रही है, और जो उनके जनरल है वो बंकस के अंदर छुप रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको मोटिवेट करने के लिए पंजाबी गाने, हिंदुस्तानी गाने, बहुत सारे गाने देने पड़ेंगे, ताकि वो सुन सुन के कम से कम इतनी उम्मीद सर रखें। इतना ही नहीं, फौज भी उधार की। अच्छा एक सीरियस खबर है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि किराए के मर्सनरीज, किराए की फौज, उसका इस्तेमाल हुआ। रशिया ने भी किया, यूक्रेन ने भी किया। एक तो किराए का एक ऐसा एक फौजी था, उसके पास बहुत सारी प्राइवेट मिलिशिया थी, उसने पुतिन को धमकी दे दी थी, और वो पुतिन के महल की तरफ चल पड़ा था। उस वक्त तो उसको रोक दिया गया, एक हफ्ते के बाद उसका जहाज क्रैश कर गया था, आपको याद होगा। ये देखिए ऐसा ही सर एक ग्रुप है पीएमसी, आप गूगल, ये पीएमसी के जो चीफ हैं, इनके जो लोग हैं, ये इस्लामाबाद में देखे गए। मतलब पाकिस्तान की फौज को अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, किराए के सैनिक ले रहे हैं। देखिए प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को कब इस्तेमाल किया जाता है? तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी फौज में, सेना में सोल्जर्स की कमी हो और उनको आप बॉर्डर में भेज देते हैं, तो आप रियर एरिया सिक्योरिटी, यानी कि उन टारगेट सिस्टम्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है, जैसे न्यूक्लियर टारगेट सिस्टम्स हो गए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला लेते हैं। पर यह क्लियरली दर्शाता, हम क्यों नहीं बुलाते, भारत क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि हमारी आर्मी और हमारी सेना इतनी सशक्त है कि हमारी रियर एरिया सिक्योरिटी हमारी सेना की जगह हमारी पैरामिलिट्री भी करती है, हमारे जो दूसरे एरियाज हैं सीआरपीएफ वगैरह वो भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपने देश की सिक्योरिटी ऑन हायर कर दी है। ये बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी ऑन हायर। देखो एक सच्चाई है कि भारत की जो सिस्टम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लेड आउट है। हमारी जो लड़ने वाली फौज है, हमारे पास 12 लाख के करीब है, हमारे रिजर्विस्ट हैं, और भारतवासियों को बताना चाहेंगे एक टेरिटोरियल आर्मी जिसका मैं हेड था 2.5 साल, उसकी करीब 1.5 लाख के करीब इसकी स्ट्रेंथ है, और उसकी 60 बटालियन तो यही हैं जो कि आपके एयरफील्ड पूरे को प्रोटेक्ट करेगी, आपके जितने भी एसेट्स हैं ऑर्डिनेंस डिपो वगैरह उनको लड़ाई के दौरान में करेगी। उसके बाद आपके पास इतने रिजर्विस्ट हैं कि आप 3 बार कर सकते हो पाकिस्तान की फौज से। तो यह सच्चाई है, भारत की जो फौज है वो बहुत आगे निकल चुकी है, भारत की फौज का मोराल बहुत हाई है, भारत की फौज का वेपन इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है, और भारत की फौज एक बैटल हार्डेंड है। और पाकिस्तान को अब ये डर लग रहा है अब कि अब भारत ने हमला कर दिया तो उनकी हालात ये है कि डर क्या है आज की तारीख में, पाकिस्तान के ये यूट्यूबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि सिविल वार जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में और बीएलए जो है बलूचिस्तान में, ऊपर से अगर भारत ने हमला कर दिया तो मुझे लगता है कि एक प्रकार पाकिस्तान के 4 हिस्से होकर रहेंगे। जब 1971 में इसके 2 हिस्से हुए थे, हमने बांग्लादेश बना दिया था, अब की बार मुझे लगता है बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। टाइम ये आ गया है, अब हमें यह कहना चाहिए अगर हमने लड़ाई लड़नी है तो पीओजे के और गिलगिट बाल्टिस्तान को हमने लेना है। लेकिन तो ये जरूरी है। प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल रूस ने भी तब किया जब जंग बहुत लंबी खिंच गई और दोनों तरफ से बहुत सैनिक जो है वो मारे जा रहे थे, उस वक्त वो हालात थे। यहां तो जंग की आहट हुई है केवल, और अभी से प्राइवेट मिलिट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अभी तो करवट बदली भी नहीं है भारत ने, जब करवट बदलेगा अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही है। इतना घबराया है पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको यहां बताऊं, मुशर्रफ कहते थे
कि 3 वहां पे हैं लोग, एक तालिबान जो उनके मदरसों से बने जिसको तालिबान कहते हैं, मुजाहिदीन जो सेंट्रल एशिया से लोग आए उनको उन्होंने तैयार ट्रेन किया, और तीसरे थे मर्सनरीज जिसके साथ मुशर्रफ खुद कांटेक्ट में रहा और उसने पूरी लड़ाई लड़वाई। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये पूरा का पूरा उसका कहना था, उसने आउटसोर्स किया, ये सारा का सारा आउटसोर्स किया रूस के साथ लड़ने के लिए और सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म को हराने के लिए। कहता आज कम्युनिस्ट तो चले गए, अमेरिका वापस आया, पर ये जो 3 संस्थाएं हैं, ये बड़ी बड़ी आतंकी संगठन तालिबान और मुजाहिदीन और ये मर्सनरीज आज भी पाकिस्तान में है और उनकी तादाद 1.5 लाख के आसपास है। 1.5 लाख की तादाद अभी भी है, उनको यही नहीं मालूम चल रहा है। उसके कारण आज भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इन सब के कारण। सौरभ भाई, एक बात बस मैं कहूंगा, ये सारा इंडिकेट करता है कि उनके फौज में स्ट्रक्चरल वीकनेस कितनी ज्यादा है। अगर आपको ऐसे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब साफ है कि फौजें तैयार नहीं हैं, कोई तैयारी नहीं है। और ये जो हमला किया गया था ये शायद मुनीर ने बैठे बैठे अपनी सोच को किया था, और उससे जो रिपरकशंस हो रहे हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एस्केलेशन लैडर पूरा बना हुआ है और हम इनको तब तक करते रहेंगे जब तक विक्ट्री हमारी नहीं होगी। प्लीज रिमेंबर 1971। पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ लगातार बीतते हर रोज के साथ बढ़ता जा रहा है। अब एक और खबर, 1 महीने के लिए कराची से लाहौर रूट पर एयर स्पेस पाकिस्तान ने फिर बंद कर दिया है। अब रोजाना सुबह 4 बजे से 8 बजे तक लाहौर और कराची के ऊपर का एयर स्पेस बंद रहेगा, मतलब उनका कोई सिविलियन जहाज भी उड़ान नहीं भर पाएगा। और भारत ने बात करें तो पाकिस्तानी विमानों के लिए 23 मई तक के लिए अपने आसमान को बंद कर दिया है। भारत के फैसले से पहले ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान की और कमर टूटेगी। पाकिस्तान एयरलाइंस को और नुकसान होगा क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया जाने के लिए पाकिस्तान के विमानों को अब और लंबी उड़ानें भरनी होंगी। अभी पाकिस्तान के विमानों को मलेशिया जाने में करीब 5.5 घंटे लगते थे, अब यह सफर 8.5 घंटे में पूरा होगा। इसी तरह बांग्लादेश, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को जाने के लिए भी पाकिस्तान के विमानों को और ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। कमोडोर साहब, सही कह रहे हैं आप। इसमें 2 चीजें मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बताना चाहता हूं। एक होता है नो फ्लाई जोन, जो इन्होंने लाहौर इस्लामाबाद के ऊपर किया था और अब आप कह रहे हैं उसको एक्सटेंड भी कर रहे हैं, और ऊपर गिलगिट और स्काडू के ऊपर किया था। उसमें कोई भी जहाज फ्लाई नहीं कर सकता। लेकिन जब हम एयर स्पेस बंद करते हैं कमर्शियल एयरलाइंस के लिए, तो उस कंट्री की कमर्शियल एयरलाइंस को ही बंद किया जाता है। जैसे भारत ने बंद किया पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और उनकी कमर्शियल एयरलाइंस या कमर्शियल कोई भी एयरक्राफ्ट है वो भारत के ऊपर से नहीं जा सकता। लेकिन बाकी जितने भी पाकिस्तान एयर स्पेस से आ रहे हैं, चाहे वो टर्की से आ रहे हैं, ईरान से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, कहीं से भी आ रहे हैं, वो वाले जहाज पाकिस्तान के पास आने के बाद वापस भारत के ऊपर से जा सकते हैं। अब दूसरी चीज आती है कि जब उन्होंने हमारी एयर स्पेस बंद की तो हमारी 800 फ्लाइट्स होती हैं एक हफ्ते के अंदर जो पाकिस्तान के ऊपर से जाती हैं। तो पिछली बार जब 400 फ्लाइट्स जाती थी, जब वो हमारा हुआ था बालाकोट की स्ट्राइक, उस समय पे उनको $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। इस बार आप सोच सकते हैं कि उनको ओवर फ्लाइट चार्जेस में कितना नुकसान होगा। यह सही है कि 3.5 से 4 घंटे हमारी फ्लाइट्स का जो टाइम बढ़ गया है और पर फ्लाइट $1375 बढ़ गए हैं, लेकिन पाकिस्तान को नुकसान, उनकी इकोनॉमी को नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि अब हमारी जो एयर स्पेस, हमारी जो एविएशन कंपनी है वो बहुत एक्सपैंड कर चुकी है। हम एब्जॉर्ब कर लेंगे नुकसान, हम कैसे करेंगे? वो नहीं कर सकते। और दूसरी चीज आती है, उनकी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सिर्फ 6 फ्लाइट्स है कोलालंपुर के लिए, और जो बाकी है वो जो भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट उसका इस्तेमाल करते हैं, इनको जो नुकसान होगा क्योंकि ये जाते ही उतनी थोड़ी फ्लाइट्स है वो भी उनकी प्रॉब्लम में आ जाएंगी और उनका एक्सटेंडेड टाइम हो जाएगा। तो उनको नुकसान हर हालत में ज्यादा है। जब वो हमारी फ्लाइट्स को रोकते हैं तब भी ज्यादा है, और अगर वो हमारे ऊपर से नहीं भी जाते तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वैसे तो पाकिस्तान का हर नेता और जनरल झूठ बोलता है, लेकिन जिसको झूठ बोलने की ऑफिशियल जिम्मेदारी दी गई है वो है पाकिस्तान की आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल और ISPR के डीजी अहमद शरीफ चौधरी। अब ये भी लगे एटम बम करने। ISPR के डीजी अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत से जंग के लिए पाकिस्तान की फौज तैयार है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जंग की शुरुआत भारत करेगा, खत्म पाकिस्तान करेगा। फौज है, चाहे फजाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ है। सो वी आर
everywhere, all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है, आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। ये जो विभाग है आईएसपीआर, पाकिस्तान की आर्मी का, जनरल साहब आपको ज्यादा बताएंगे, ये इनका प्रोपेगेंडा विंग है, जैसे मैं कहता हूं सर झूठ बोलने की मशीन है। बिल्कुल। देखो सौरभ, सच्चाई है कि पाकिस्तान में जो भी कुछ हो रहा है वो गिद्दड़ भक्ति है। अब DGISPIR को एक प्रकार से ये काम दिया गया कि किसी प्रकार से एक अपने देश के अंदर जो मोरल डाउन हो रहा है उसको बढ़ाएं और कहीं ना कहीं मैसेज भी भेजे भारत की फौज को भी और भारत की लीडरशिप को कि भाई पाकिस्तान तैयार है, हमें पता है पाकिस्तान कितना तैयार है। एक ये गिद्दड़ भक्ति बार बार देते हैं वो पाव पाव के न्यूक्लियर हथियार। वो कहते हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो पाकिस्तान न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर देगा, जो ये इशारा कर रहे थे कि लड़ाई हम बंद करें। इनको समझना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। उनको ये समझना चाहिए कि यूं तो भारत की पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज की, मगर हमारे पास क्रेडिबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। भारत एक ऐसा देश है जो ट्राइड है, जो 5 वर्ल्ड के देश हैं जो कि आसमान से, जमीन से, समुद्र से और समुद्र के नीचे से न्यूक्लियर हथियार फायर कर सकते हैं। अगर पाकिस्तान ने गलती से भी गलती कर दी और उसने न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल किया तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। यह पाकिस्तान को समझ आना चाहिए, यह गिद्दड़ भक्ति देना बंद करें। अब जब बात आती है कि ये बार बार कह रहे हैं कि अगर भारत आ गया, तो ये डर है, ये खौफ है। इनको लग रहा है कि अब ये भाग रहे हैं टर्की के पास, चीन के पास, हथियार दे दो, अम्यूनिशन दे दो, वो भी नहीं दे रहे। अमेरिका को गुहार दे रहे हैं कि किसी तरीके से ये लड़ाई बंद करा दो। इन्होंने रूस के तरफ भी एक प्रकार से अप्रोच की, मगर रशिया ने कहा कि हम इसके अंदर नहीं होना चाहते और वो इसको बिल्कुल साफ मना करके। रूस को ये पता है कि यूक्रेन को अम्यूनिशन जो है पाकिस्तान की तरफ से भी गया था। तो यह सच्चाई, पाकिस्तान अकेला पड़ गया है। पाकिस्तान के साथ मुस्लिम वर्ल्ड में भी कोई नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो टर्की और चीन है वो भी पलड़ा झाड़ गए, कोई ज्यादा आगे नहीं आए। अच्छा, भारत की सेना और वायुसेना से कैसे पाकिस्तान को रोज खतरा महसूस होता है, आपको बताया। अरब सागर में जंगी जहाज भी अलर्ट पर हैं। एंटी शिप, एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की प्रैक्टिस के लिए भारतीय नेवी के युद्धपोतों को अलर्ट पर रखा गया है। गुजरात की समुद्री सीमा पर कोस्ट गार्ड भी पूरी तरीके से सजग है। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो एक फायरिंग एक्सरसाइज चल रही है इंडियन नेवी की अरेबियन सी में। दूसरी ओर पाकिस्तान की नौसेना भी उतरी हुई है अपने पानी में। दोनों नौसेनाओं के बीच में केवल 85 नॉटिकल मील का अंतर है। जनरल साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत नजदीक ही है, बहुत ही नजदीक है। और ये एक ही दिन का अंतर भी है, एक्सरसाइज में एक ही दिन का अंतर है दोनों का। लेकिन जरूर जो पाकिस्तान की जो नेवी है वो घबराई हुई है, डरी हुई है। और जिस प्रकार से कोस्ट गार्ड और बाकी पूरे नेवल एक्सरसाइजेस चल रहे हैं उसको देखते हुए कोई शक नहीं। आप जब मुझे बता रहे थे वो DGISI के बारे में, मैं बता सकता हूँ वो क्यों लाया गया, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो DGISI है इसने तख्ता पलट किया बांग्लादेश में मुनीर के कहने के ऊपर, इसलिए उसको वहां पे लाया गया जिससे कि कम से कम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनेगा पाकिस्तान का, तो उसको खबर देती रहेगी क्या हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब हम लोग बात करते हैं, मुझे अच्छा लगा जब आपने आना कहा, 4 आना। मैंने बहुत सालों से, बचपन से नहीं सुना था। जब वो मैं उधर रहता था तो वो कहते थे 1 आने का चनाचूर गरम। मैं क्लिफ्टन में रहता था तो 1 आने का चनाचूर गरम खाता था। और तीसरी बात जो आप कह रहे थे, अगर आपको याद हो 71 की लड़ाई में ऑल इंडिया रेडियो से एक प्रोग्राम निकलता था, ये रेडियो झूठिस्तान है। वो उस वक्त रेडियो झूठिस्तान करके होता था और इसी माफिक झूठ बोलते रहते थे। 71 की लड़ाई में भी और उसके बाद भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, भारत से जंग की आशंका के बीच पाकिस्तान की फौज में दहशत है। पाकिस्तान के कई सैनिकों के इस्तीफे की खबरें, इसलिए अपने जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने अब वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। यह युद्ध अभ्यास सियालकोट, नारोवाल, जफरवाल समेत कई जगहों पर चल रहा है और इसमें पाकिस्तान की सेना लाइव फायर ड्रिल कर रही है। सर, इनके गोले ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? वही असली बात तो, इनके गोले अब पूरे खत्म होने के कगार पर पहुंच गए। कुछ तो इन्होंने यूक्रेन भेज दिए, पैसे की कमी थी, यूक्रेन को बेच दिए। हाँ, बीच चले गए थे सारे रिजर्व। इनके पास कोई रिजर्व नहीं है। इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ना कि हॉलोड आउट मिलिट्री है। गोले भेज दिए यूक्रेन में, थोड़े मोड़े जो बचे हैं वो इसमें भी कर देंगे। ये गुहार जो आप लग रही है सौरभ, समझिए, जो गुहार लग रही है पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को,
अमेरिका को, यूके को, फ्रांस को, सबको दौड़ा दौड़ा के बोल रहे हैं कि भाई इनको बोलो कि हम पे हमला न करें, इससे क्या फायदा होता है। अगर ये नहीं करना था तो आतंकवादी हमला क्यों किया, वो बड़ी बात है, वहां से क्यों किया। अब इनको ये विश्वास नहीं था कि पानी बंद हो जाएगा। मोदी के लीडरशिप में एक चीज तो हुई है जिसकी सराहना करनी पड़ेगी, ये जो IW ट्रीटी को सस्पेंड किया, ये इससे बड़ी चोट हो नहीं सकती, क्योंकि पानी गया और FATF पर समझ गया ये आतंकवाद है। अगर उन्होंने ग्रे लिस्ट में डाल दिया तो लोन जो मिलता है वो खत्म हो जाएगा। तो पैसा भी गया, पानी भी गया, पैसा भी गया, और जो बचे कुछ हथियार थे वो ये दिखाने में कि हम अभी सजग हैं, सचेत हैं और बहुत आगे हैं, उसमें खर्च हो जाएंगे। तो लड़ोगे क्या? सवाल यही वजह है शायद जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, अब इनके बड़े भाई पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो भी कूद पड़े हैं। कमान संभालनी पड़ी है। देखिए पाकिस्तान में नेता दो ही हैं, लीडर जिसको आप कहते हैं, एक नवाज शरीफ, पहले बेनजीर भुट्टो भी थी, अब वो रही नहीं दुनिया में, और दूसरा इमरान खान जो सबसे पॉपुलर लीडर है, उनको जेल में डाला हुआ है। शहबाज शरीफ से देश संभल नहीं रहा, इसीलिए अब नवाज शरीफ को आने पड़ा है अपने छोटे भाई की मदद के लिए, और वो फोन पे फोन घुमा रहे हैं। उनको कतर से बड़ी उम्मीद है, कतर का अमीर दुनिया में थोड़ा रसूख रखता है, तो उसको फोन मिला है नवाज शरीफ ने कि भाई साहब आप किसी तरह भारत को समझा दो। समझे क्या? हम क्या समझे? हम तो उनको समझाना चाहते हैं कि आतंकवाद बंद करो। अगर किसी को समझाने की जरूरत है तो पाकिस्तान को समझाने की जरूरत है, उन्हीं उनके मिलिट्री डिस्पेंसेशन को समझाने की जरूरत है। अगर वो ये लिख के दें, वो ये करके दें, झुक के दें कि अब हम नहीं करेंगे, डिसमेंटल करें, जिसका कोई एविडेंस नहीं है। आप देख रहे हैं ये आज निकल रहा है ना, आपने अभी दिखाया अपने टीवी चैनल पे, हाफिज सईद का पूरी उसकी वो निकल रही है। तो अभी भी आप खड़े हैं आतंकवादियों के साथ, अभी भी आप मानने को तैयार नहीं है, तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। और जो कि पता है इस बार कुछ न कुछ होगा। सौरभ, इसी की चिंता लगी हुई है। अच्छा, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी अपनी ही सरकार की पोल खोल रहे हैं, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पोल खोल रहे हैं। पाकिस्तानी पत्रकार हैं आलिया शाह, इन्होंने पाकिस्तान की हरकतों पर एक बड़ा खुलासा किया। आलिया शाह ने कहा कि भारत के देशभक्ति गानों पर पाकिस्तान में जंग की तैयारी हो रही है। गाने भी हमारे दुश्मन के गाने सुनकर पाकिस्तान की फौज खुद को मोटिवेट कर रही है। इससे बड़ा मजाक हो सकता है क्या? भारत का असर है ये, भारत की ताकत है और दमखम है। भारत के हर क्षेत्र में डेवलपमेंट को देखते हुए अब तो उन्हें अपने गाने भी नहीं सूझ रहे। एटम बम चोरी का, हथियार उधार के, और अब आप देख रहे हैं गाने भी हिंदुस्तानी। अरे कुछ तो शर्म करते हैं सर, इससे ज्यादा चोरी की इंतहा क्या हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब देखिए 1962 का अगर आपको युद्ध याद हो, ए मेरे वतन के लोगों, उस गाने ने जो मोटिवेट किया था पूरे देश को, और उस गाने को सुनते ही लोगों की आंखों में पानी आ जाता था, और उस गाने की वजह से आज भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कोई भी गाना हमारा देश बनाता है, और पाकिस्तान की फौज तो भाग रही है, वो तो रिजाइन करके भाग रही है, और जो उनके जनरल है वो बंकस के अंदर छुप रहे हैं। तो ऑब्वियसली उनको मोटिवेट करने के लिए पंजाबी गाने, हिंदुस्तानी गाने, बहुत सारे गाने देने पड़ेंगे, ताकि वो सुन सुन के कम से कम इतनी उम्मीद रखें। नहीं, फौज भी उधार की। अच्छा, एक सीरियस खबर है। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में आपने देखा होगा कि किराए के मर्सनरीज, किराए की फौज, उसका इस्तेमाल हुआ। रशिया ने भी किया, यूक्रेन ने भी किया। एक तो किराए का एक ऐसा एक फौजी था, उसके पास बहुत सारी प्राइवेट मिलिशिया थी, उसने पुतिन को धमकी दे दी थी, और वो पुतिन के महल की तरफ चल पड़ा था। उस वक्त तो उसको रोक दिया गया, एक हफ्ते के बाद उसका जहाज क्रैश कर गया था, आपको याद होगा। ये देखिए ऐसा ही एक ग्रुप है पीएमसी, आप गूगल, ये पीएमसी के जो चीफ हैं, इनके जो लोग हैं, ये इस्लामाबाद में देखे गए। मतलब पाकिस्तान की फौज को अब अपने ऊपर भरोसा नहीं रहा, किराए के सैनिक ले रहे हैं। देखिए प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को कब इस्तेमाल किया जाता है? तब इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी फौज में, सेना में सोल्जर्स की कमी हो और उनको आप बॉर्डर में भेज देते हैं, तो आप रियर एरिया सिक्योरिटी, यानी कि उन टारगेट सिस्टम्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टारगेट है, जैसे न्यूक्लियर टारगेट सिस्टम्स हो गए, उनकी सिक्योरिटी के लिए आप प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स को बुला लेते हैं। पर यह क्लियरली दर्शाता, हम क्यों नहीं बुलाते, भारत क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि हमारी आर्मी और हमारी सेना इतनी सशक्त है कि हमारी रियर एरिया सिक्योरिटी हमारी सेना की जगह हमारी पैरामिलिट्री भी करती है, हमारे जो दूसरे एरियाज हैं सीआरपीएफ वगैरह वो भी करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने अपने देश की सिक्योरिटी ऑन हायर कर दी है। ये बड़ा अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, सिक्योरिटी ऑन हायर। देखो, एक सच्चाई है कि भारत की जो सिस्टम है वो बहुत ही
अच्छी तरीके से लेड आउट है। हमारी जो लड़ने वाली फौज है, हमारे पास 12 लाख के करीब है, हमारे रिजर्विस्ट हैं, और भारतवासियों को बताना चाहेंगे एक टेरिटोरियल आर्मी है जिसका मैं हेड था 2.5 साल, उसकी करीब 1.5 लाख के करीब इसकी स्ट्रेंथ है, और उसकी 60 बटालियन तो यही हैं जो कि आपके एयरफील्ड पूरे को प्रोटेक्ट करेगी, आपके जितने भी एसेट्स हैं ऑर्डिनेंस डिपो वगैरह उनको लड़ाई के दौरान में करेगी। उसके बाद आपके पास इतने रिजर्विस्ट हैं कि आप 3 बार कर सकते हो पाकिस्तान की फौज से। तो यह सच्चाई है, भारत की जो फौज है वो बहुत आगे निकल चुकी है, भारत की फौज का मोराल बहुत हाई है, भारत की फौज का वेपन इक्विपमेंट बिल्कुल ठीक है, और भारत की फौज एक बैटल हार्डेंड है। और पाकिस्तान को अब यह डर लग रहा है अब कि अब भारत ने हमला कर दिया तो उनकी हालात ये है कि डर क्या है। आज की तारीख में पाकिस्तान के ये यूट्यूबर बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 4 टुकड़े होंगे, क्योंकि सिविल वार जैसी सिचुएशन है, जिस प्रकार से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आतंकवाद का बढ़ना, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में और BLA जो है बलूचिस्तान में, ऊपर से अगर भारत ने हमला कर दिया तो मुझे लगता है कि एक प्रकार पाकिस्तान के 4 हिस्से होकर रहेंगे। जब 1971 में इसके 2 हिस्से हुए थे, हमने बांग्लादेश बना दिया था, अब की बार मुझे लगता है बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और पंजाब। टाइम ये आ गया है, अब हमें यह कहना चाहिए अगर हमने लड़ाई लड़नी है तो POJ के और गिलगिट बाल्टिस्तान को हमने लेना है। लेकिन तो यह जरूरी है। प्राइवेट मिलिशिया का इस्तेमाल रूस ने भी तब किया जब जंग बहुत लंबी खिंच गई और दोनों तरफ से बहुत सैनिक जो है वो मारे जा रहे थे, उस वक्त वो हालात थे। यहां तो जंग की आहट हुई है केवल, और अभी से प्राइवेट मिलिट्री को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। अभी तो करवट बदली भी नहीं है भारत ने, जब करवट बदलेगा, अभी तो सिर्फ बातचीत हो रही है। इतना घबराया है पाकिस्तान। लेकिन मैं आपको यहां बताऊं, मुशर्रफ कहते थे कि 3 वहां पे हैं लोग, एक तालिबान जो उनके मदरसों से बने जिसको तालिबान कहते हैं, मुजाहिदीन जो सेंट्रल एशिया से लोग आए उनको उन्होंने तैयार ट्रेन किया, और तीसरे थे मर्सनरीज जिसके साथ मुशर्रफ खुद कांटेक्ट में रहा और उसने पूरी लड़ाई लड़वाई। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये पूरा का पूरा उसका कहना था, उसने आउटसोर्स किया, ये सारा का सारा आउटसोर्स किया रूस के साथ लड़ने के लिए और सोवियत यूनियन का कम्युनिज्म को हराने के लिए। कहता आज कम्युनिस्ट तो चले गए, अमेरिका वापस आया, पर ये जो 3 संस्थाएं हैं, ये बड़ी बड़ी आतंकी संगठन, तालिबान और मुजाहिदीन और ये मर्सनरीज आज भी पाकिस्तान में है, और उनकी तादाद 1.5 लाख के आसपास है। 1.5 लाख की तादाद अभी भी है, उनको यही नहीं मालूम चल रहा है। उसके कारण आज भी पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो इन सब के कारण है। एक बात बस मैं कहूंगा, ये सारा इंडिकेट करता है कि उनके फौज में स्ट्रक्चरल वीकनेस कितनी ज्यादा है। अगर आपको ऐसे डिपेंडेंट होना पड़ता है अपने वाइटल इंस्टॉलेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसका मतलब साफ है कि फौजें तैयार नहीं हैं, कोई तैयारी नहीं है। और ये जो हमला किया गया था, ये शायद मुनीर ने बैठे बैठे अपनी सोच को किया था, और उससे जो रिपरकशंस हो रहे हैं उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में एस्केलेशन लैडर पूरा बना हुआ है, और हम इनको तब तक करते रहेंगे जब तक विक्ट्री हमारी नहीं होगी। प्लीज रिमेंबर 1971। सियालकोट बॉर्डर पर लेकिन खूब गहमा गहमी है, ये पाकिस्तानी कह रहे हैं। सियालकोट बॉर्डर पर ही पाकिस्तान की पोस्ट को उसके फौजी खाली करके भाग गए।